अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम है बीवियों के साथ कैसे जिएँ, ओ आई एम सॉरी, ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ। ये प्रोग्राम का नाम है। मेरी गलती से मेरे मुंह से निकल गया। और डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आपको खुशामदीद लेकिन कहते हैं। ये इस पे भी आप एक स्पेशल प्रोग्राम करें तो ठीक है सर, मैं ये करूँगा। वो पता नहीं कौन सी स्टेट ऑफ लेकिन आप ये करें, आपकी ये आप इनर डिजायर कि आप इस तरह का कोई प्रोग्राम शुरू करें। आप बीवियों से ना कहें, आप बीवी से बीवी के साथ कैसे जिए। मैं माजूर चाहता हूँ, वो करेक्शन एक्सेप्टेड। और हम करेंगे बिल्कुल ऐसा ही। कहते हैं फ्रॉइडियन स्लिप। फ्रॉइडियन स्लिप हो गई है। और साथ में हमारे मिस रिदा ज़ारा हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आज के प्रोग्राम में भी हमेशा की तरह हम डायबिटीज़ के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर डॉक्टर इम्तियाज़ हसन से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। मिस प्रोग्राम में जो केस सिनेरियो हैं उनमें से कोई एक डिस्कस कर लेते हैं। जी, सबसे पहले तो ये एक केस है। ये कहती है मेरा नाम ज़ैनब है और मेरी उम्र 27 साल है। मेरा कद 5 फुट 3 इंच है और वज़न 80 किलो है। अभी मुझे पता चला है कि मुझे शुगर हो गई है। मुझे कुछ अरसा से माहाना निस्वानी निज़ाम में बेकायदगी है और चेहरे पर बाल भी नमूदार हो रहे हैं। मेरी गायनी की डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया है। इनकी तशख़ीस के मुताबिक उन्होंने PCO बीमारी बताई है, लेकिन और कुछ नहीं बताया। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या ये काबिल इलाज है और कोई मसला तो नहीं? जवाब ज़रूर दें। अच्छा, ये बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम PCO, जिसका मैं पहले नाम इसका बता दूँ। इसकी जो है कि इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, यानी ओवरीज़ के अंदर जो है मल्टीपल सिस्ट। जब ओवरीज़ को देखते हैं अल्ट्रासाउंड पे तो सिस्ट बनी होती हैं, और सिस्ट से मुराद एक ऐसी छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिसमें पानी भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। तो उसके अंदर ये बीमारी को इस वजह से उसका नाम दिया गया है पॉलीसिस्टिक। पॉली मीन काफ़ी सारी। ये एक बेसिकली एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन इस लिहाज से कि 10 से 12% इसकी लोगों को, ख़वातीन को जो अमेरिका के अंदर है, उनको ये प्रॉब्लम है। अच्छा। और ये एक बहुत बड़ी कॉज है इनफर्टिलिटी की, यानी बांझपन की एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉज है। इसमें एक जेनेटिकली प्रॉब्लम ये होता है कि इनके अंदर इंसुलिन ज़्यादा बनती है, यानी इंसुलिन बनती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। यानी इंसुलिन अगर बनती है वो काम पूरी तरह नहीं करती। इस इंसुलिन ज़्यादा बनने की वजह से जो फीमेल हार्मोन्स हैं उन पे एक इफ़ेक्ट आता है। वो इस तरह होता है कि हर खातून और मर्द के अंदर 2 किस्म के हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन्स और जो दूसरे जो फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं। उसमें हम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने, दोनों मर्द और औरत दोनों में होते हैं। लेकिन जो तनासब है वो डिटरमिन करता है कि मेल के अंदर फीमेल हार्मोन्स भी होते हैं और मेल हार्मोन, उनमें मेल हार्मोन डोमिनेट होते हैं, फीमेल हार्मोन सप्रेसिव होते हैं जी। तो फीमेल के अंदर भी फीमेल हार्मोन ज़्यादा होते हैं और मेल हार्मोन सप्रेस्ड होते हैं। तो लेकिन इस इंसुलिन के ज़ेरे असर इनके अंदर मेल हार्मोन्स की जो तादाद है, मकदार है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। अच्छा। तो एंड्रोजन जिसको हम कहते हैं, और उसकी वजह से इनका ये होता है कि इनके अंदर ऐसे करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इनके केस के इस हवाले से भी कि एक तो सबसे जैसे हिर्सुटिज्म, जिसमें चेहरे पे बाल बहुत सारे आ गए, एक्नीज, दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और इसके साथ इनकी जो ओबेसिटी के साथ हम आमतौर पे ऐसी जो ख़वातीन हैं उनका वज़न ज़्यादा होता है। इनके केस में भी, जैसे ये ज़ैनब के केस में भी यही प्रॉब्लम है कि इनका वज़न 80 किलो है और 5 फुट 3 हाइट इनकी, तो इनका ओबेसिटी के अंदर आता है। और आमतौर पे ये ख़वातीन ज़्यादा, और ओबेसिटी इट्सेल्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रमोट करती है। तो ये किस्म की जो प्रॉब्लम है ये मल्टीप्लाई हो जाती है। यकनशुद्ध दो शुद्ध। हाँ, यकनशुद्ध दो शुद्ध हो जाते हैं। अच्छा, इन लोगों को, ऐसी ख़वातीन को डायबिटीज़ बड़ी जल्दी होती है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। और एक और जो चीज़ इसमें पाई जाती है, एक स्किन के ऊपर निशानात पाए जाते हैं, गर्दन के हिस्से, पीछे वाले हिस्से में और बगल के अंदर, और जो है गर्दन पे डार्कनिंग हो जाती है, जिसको एकांथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। तो इसकी ये भी एक निशानी इसकी होती है।
ऐसी ख़वातीन का जो वेस्ट लाइन है वो तकरीबन 35-36 से ज़्यादा होता है, मोटी होती हैं और इनके कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होते हैं। ऐसी ख़वातीन को हार्ट डिजीज़ जल्दी से होती है, तो डायबिटीज़ इनको जल्दी से होती है। तो बेसिकली इनको जो सबसे बड़ा इशू आ रहा होता है वो इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा होता है, यानी इनके अंदर नॉर्मली आप ये समझ लें कि ओवरीज़ के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जिनके अंदर एग बनते हैं और एग एक ख़ास वक्त पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ख़ास लेवल, एक ख़ास मौके के ऊपर कुछ दिनों के बाद वो रिलीज़ होके फ्लोपियन ट्यूब में आगे चले जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। दिस इज़ नॉर्मल व्हाट इज़ हैपनिंग। लेकिन इनके अंदर वो वहीं पे आते हैं और वो पूरी तरह मैच्योर नहीं होते और वहीं वो थैलियाँ सी पानी की मुख्तलिफ बनती जाती हैं, यानी ओवरी अपनी इटसेल्फ पूरी कोशिश कर रही होती है इनको मैच्योरिटी देने की, लेकिन वो मैच्योर नहीं होते। तो इस वजह से यहाँ उनके मैच्योर होने के लिए कोई ख़ास जो है फीमेल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन की एक मिकदार अप एंड डाउन चाहिए होती है? जी देखें, शुरू में जो होता है कि इनके अंदर क्योंकि जो LH हार्मोन होता है जो ब्रेन से आ रहा होता है वो इसको स्टिमुलेट करता है इसको फॉलिकल्स बनने में, एग बनने में हेल्प, लूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन उसके बाद FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, तो उसके अंदर जो एस्ट्रोजन तो इनके अंदर बन रही होती है, तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनती। इस वजह से जो एंडोमेट्रियम है यानी यूट्रस की जो एपिथेलियम है यानी उसके अंदरूनी लाइनिंग है वो बढ़ जाती है, लेकिन वो शेड नहीं होती। अच्छा, तो जो ही पीरियड्स डिले हो जाते इरेगुलर, जैसे इनके ज़ैनब के केस के अंदर इरेगुलरिटी है पीरियड्स के अंदर, तो वो क्योंकि बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है कि आपकी जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है वो शेड होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। बिल्कुल ठीक। तो वो नहीं होते, अगर कंसेप्शन हो जाए तो फिर शेड नहीं होगी। तो ये वजह है कि इनके अंदर बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो एक इसमें इस प्रॉब्लम के 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो आपका मेडिकल इशू है, कि ऐसे लोगों को हार्ट डिजीज़ जल्दी होती है, शुगर डायबिटीज़ जल्दी होती है। दूसरा इनका फर्टिलिटी का इशू होता है। तीसरा इनका साइकोलॉजिकल इशू आ जाता है। साइकोलॉजिकल इशू आता है कि वो ऐसी डिप्रेस हो जाती हैं कि उनके साथ ज़ाहिर है कि एक प्रेशर है सोसाइटी का, इनफर्टाइल कपल हैं, अगर वो नहीं कंसीव कर रही तो एक सोसाइटी का प्रेशर भी आता है। दूसरा जो इनको जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन आता है कि वो लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते कि अगर उनके हेयर ग्रोथ अगर फेस के ऊपर आ रही है बार बार, एक्नीज बहुत ज़्यादा आ रही है, वो अवॉइड करते हैं लोगों को, तो उनके अंदर एक थोड़ा सा शेम हो जाती है। हालांकि उसमें उनका बेचारी का कोई कसूर नहीं है, ये उसका इंटरनल हार्मोन प्रॉब्लम है। बट कैन इट बी टेकन केयर ऑफ? यस, इसको आपने सबसे पहले कि आप इसको डायग्नोज करें ये प्रॉब्लम है या नहीं। उसमें आप इसको आपका जो डॉक्टर फौरी तौर पे किसी एंडोक्राइन के डॉक्टर से आप रिजू करें और साथ गायनाकोलॉजिस्ट, बिकॉज दिस इज टीम वर्क बिटवीन एंडोक्राइन एंड गायनाकोलॉजिस्ट। तो एंडोक्राइन के डॉक्टर वो आपको डायग्नोज का आपको हार्मोन्स लेवल करवाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के जो हार्मोन्स जिसकी ज़्यादती है या कमी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही। अच्छा अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, अच्छी हिस्ट्री सबसे पहले ज़रूरी है कि अच्छी हिस्ट्री के में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर इनका जो है कि इसको टैकल कैसे किया जाए, लेकिन इसको अब ट्रीट कैसे किया जाए। ट्रीटमेंट क्या है कि एक्नी को और तरीके से ट्रीट करना है, ये जो स्किन का मसला, जो स्किन का मसला जो हेयर ग्रोथ है उसको और तरीके से करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपका जो डॉक्टर है वो डिफरेंट मेडिसिन देगा, जो एंडोक्राइन का डॉक्टर है, तो उसके हवाले से ये साथ ये ट्रीटमेंट इसका चलेगा। लेकिन जो डायबिटीज़ है उसको, लेकिन डायबिटीज़ से भी पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी ख़वातीन का जो ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे हम डायबिटीज़ में बात करते हैं कि आपका वज़न कम होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, जितना वेट कम करते जाएंगे ये प्रॉब्लम उतनी बेहतर होती जाएगी। तो ओबेसिटी को आप कंट्रोल करें, अपनी डाइट पे कंट्रोल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और साथ जो है वो मिस रिदा की खिदमत हासिल करें जो काउंसलिंग के लिए, तो जो डिफरेंट इनको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट उनके जो इसके साथ एसोसिएटेड है उसको टैकल करने के लिए। आई थिंक ओबेसिटी इज़ बेसिकली द कोर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। यस, अगर ओबेसिटी को हम ओवरकम कर लें तो मेरे ख्याल से आधी से ज़्यादा बीमारियां तो वैसे स्क्रीन आउट हो जाती हैं। ये आपने बड़ी काम की बात की और डॉक्टर इम्तियाज़ से मैं इस पर थोड़ी और बात चाहूँगा, बताएं। जब ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, तो हम एक तरफ तो डायबिटीज़ की बात कर रहे होते हैं कि जी जितनी भी इंसुलिन मौजूद है, लबलबा जितनी भी बना रहा है, अगर कम भी है या जितनी भी बना रहा है, तो वो हुजम बढ़ जाने की वजह से, मोटापे की वजह से और कम पड़ गई। 1 नंबर 2 डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि
एक बैलेंस होना चाहिए फीमेल हार्मोन्स का और मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत थोड़ी मिकदार में होते हैं। फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो दिमाग से ऊपर से पिट्यूटरी से आ रहे होते हैं। तो जब मोटापा हो जाता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन वगैरह ये भी कुछ डाइल्यूट से हो जाते हैं। जी बिल्कुल, तो वो भी इनफर्टिलिटी की तरफ होते हैं। देखिए जितने भी ये सारी इनफर्टिलिटी है ओबेसिटी के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, लेकिन ये तो डेफिनेट जो हम बात जिसकी हमने कर रहे हैं कि ओबेसिटी के साथ इस बीमारी का जो PCO पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, तो इसका तो डेफिनेटली चोली दामन के साथ। चोली दामन, तो इसमें देखें आप जो कॉज है ओबेसिटी की उसको हम नीचे उसको कंट्रोल करें, ओबेसिटी को कंट्रोल करें। अच्छा, इसमें जो ट्रीटमेंट है वो आप हार्मोन रिप्लेसमेंट भी देते हैं, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट है इसमें हम ये करते हैं कि जो गायनोकोलॉजिस्ट करते हैं कि ओवरीज को माइक्रोपंक्चर्स देते हैं। आप लेप्रोस्कोप होता है एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है ट्यूब की शक्ल का, अंदर कैमरा लगा होता है जिससे डॉक्टर डायरेक्ट देख सकता है। जो वो ओवरी जब वो दाखिल किया जाता है पेट के अंदर, तो ओवरीज को डायरेक्ट अप्रोच करके उस पर छोटे छोटे उसके पंक्चर्स कर दिए जाते हैं, माइक्रो पंक्चर फट जाते हैं। हाँ जी, तो उससे पंक्चर करने से इसका जो सक्सेस रेट है, इसकी जो आपकी ओवोल्यूशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर इसको हमने करना क्या है। अगर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसका क्या हम इसका इलाज कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का इलाज एक तो मैंने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरे मेटफॉर्मिन। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है। मेटफॉर्मिन है, देखिए मेटफॉर्मिन ऐसी दवा है जो आप नॉन डायबिटिक को दे रहे हैं। यानी अभी इनको तो खैर ज़ैनब को तो डायबिटीज़ है ना, लेकिन वो लोग जिनको अभी डायबिटीज़ नहीं हुई लेकिन PCO है, उनको आप मेटफॉर्मिन दे सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, ताकि उसके वो जो हार्मोन्स लेवल हैं जो इसके इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बड़े हुए हैं तो उसको कंट्रोल में किया जाए। तो मेटफॉर्मिन दे सकते हैं। अगर आपकी जो कोशिशें हैं और आपके उस अल्लाह के फजल से अगर उसको कंसेप्शन हो जाती है तो आपने ये देखा होगा हम फ़ौरन इंसुलिन पे पेशेंट को स्विच कर देते हैं। जब प्रेगनेंसी होगी नहीं, अच्छा करते हैं ना, अच्छा करते हैं, इंसुलिन पे स्विच करना चाहिए। लेकिन हम PCO का केस अगर कंसीव करें उसको मेटफॉर्मिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 माह में कंटिन्यू करते हैं। तो वो बेबी के लिए सेफ़ है? जी बिल्कुल सेफ़ है, उसको कोई उसके फेटल एबनॉर्मलिटी कोई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मेटफॉर्मिन कितनी सेफ़ दवा है कि आप नॉन डायबिटिक के अंदर दे रहे हैं। और प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर विच इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, ठीक है, तो उसके अंदर भी आप इसको एडवाइस कर सकते हैं। तो मेटफॉर्मिन बहुत सेफ़ दवा है जो आप मुख्तलिफ मौके पे और मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो वंडर ड्रग। यस, ज़बरदस्त। लो जी, मिस ने तो सवाल कर लिया, अब मेरी बारी है। मैं भी एक केस सिनेरियो है वो आपसे पूछ लूँ। 58 साल इनकी उम्र है और डायबिटिक हैं गुज़श्ता 10 साल से। दवा खा रहे हैं, इंसुलिन नहीं ले रहे, दवा डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए गोलियां खा रहे हैं। HbA1c इतनी बुरी नहीं है, 6.5 है, मगर दिन ब दिन वज़न बढ़ता जा रहा है। इनका वो हिसाब है कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं दवा की। और डॉक्टर ने इनके कहा है कि अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएं, और इन्होंने कराया है। और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उनमें से एक थायराइड का हार्मोन है वो 32 आया है। अच्छा जी, 32 है। कहते हैं कि अब मैं फ़र्दर क्या करूं, डॉक्टर इम्तियाज़ प्लीज़ बताइए। ये भी खातून है वैसे, सलमा इनका नाम है और लाहौर से है। अच्छा, इनका जो बड़ा अच्छा उन्होंने क्या कि अक्सर जो ख़वातीन जो ओवरवेट होती हैं और मिडिल एज या 50s में होती हैं तो उनमें हम अक्सर तौर पे थायराइड स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाता है ताकि कोई थायराइड का प्रॉब्लम ना हो। बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है ये, बेसिकली हाइपोथायराइड का केस है। हाइपो का मतलब कम, थायराइड एक ऐसा गदूद है जो हमारे जो गर्दन के अगले हिस्से के अंदर मौजूद होता है, जिसका काम एक हार्मोन बनाना होता है जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं। तो थायरॉक्सिन ये है कि ये बिल्कुल वो काम, ये हर मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होती है। यानी आपकी बॉडी को हीट को कंट्रोल करने में, कि आपको अगर सर्दी लगी है तो आपको थायरॉक्सिन आपको हीट प्रोवाइड करेगी, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगी, आपके जितने अंदरूनी सिस्टम हैं उसको रेगुलेट करती है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने हाइपोथायरॉयडिज्म का है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना जैसे, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो क्या मतलब? हाइपो का मतलब कि वो जो गदूद है थायराइड ग्लैंड
जितना उसको थायरॉक्सिन या हार्मोन पैदा करना चाहिए वो नहीं बना रहा। अच्छा, वो ज़रूरत से कम बना रहा है ड्यू टू सर्टन रीजंस। तो पता कैसे चलेगा? तो टेस्ट करवाने से पता चलेगा। क्या टेस्ट? बाज़ औक़ात जो हमें क्लिनिकली पता चल जाता है, उसमें क्लिनिकली उसमें होता है, एक तो आमतौर पे ख़वातीन होती हैं, वज़न उनका ज़्यादा होता है, उनके एक तो उनके जो बाल होते हैं बड़े खुश्क ड्राई, अच्छा, और बिल्कुल और उसमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, और उनकी जो पफीनेस ऑफ फेस यानी जिल्द कैसी होती है? जिल्द सख्त होती है, खुश्क होती है, ड्राई होती है, तो उसकी, और दूसरा अक्सर वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करती हैं, और उसके साथ उनके कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब होते हैं, और उनकी नब्ज़ चेक किया जाए, हाथ उनके ठंडे होते हैं। अच्छा, वो और उनके नब्ज़ देखें वो स्लो होती है। तो ये सारी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल हाई होता और है। ऐसे लोगों को हार्ट डिजीज़ का सर्दी लगती है कि गर्मी? सर्दी ज़्यादा लगती है, ठीक है, इंटॉलरेंट टू कोल्ड होती हैं। तो इसमें हमें शक पड़ जाता है कि ये प्रॉबली, और एक बड़ी अच्छी निशानी कि जो आँखों की ये जो हमारी वो जो है ना, ये वाली ऊपर वाले जो बाल हैं, इसको जो बैरूनी हिस्सा है वहाँ पे उनके बाल भी झड़े होते हैं, बाल कम होते हैं, टिपिकल आईब्रोज से। तो ये टिपिकल फेस होता है जो हाइपोथायराइड, फेसिस जिसको कहते हैं, तो हाइपोथायराइड। तो हमें शक पड़ता है तो हम डेफिनेटली उसका हम टेस्ट करवाते हैं, जिसको हम थायरॉक्सिन FT4 फ्री थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, और एक TSH टेस्ट करवाते हैं। तो उन्हें फ्री थायरॉक्सिन तो नहीं लिखा, TSH का टेस्ट लिखा है, जिसमें खासा हाई है। नॉर्मली ये तकरीबन 4 या 5। तो सर ये हाई है तो फिर तो ठीक हो गया? नहीं, ये हाई, उसके मैं इसकी वजह बताता हूँ ये हाई क्यों है। बेसिकली हम जब थायरॉक्सिन, हमारा जो थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्लैंड को भी हमारा मास्टर ग्लैंड कंट्रोल करता है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो वो एक हार्मोन पैदा करता है जिसको TRH कहते हैं, थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, तो वो जब निकलता है ब्रेन से, वो थायराइड ग्लैंड में पहुंचता है, थायरॉक्सिन बनाता है। तो जब, और ये उस पर एक्ट करता है, TRH निकलता है, वो ब्रेन पे एक्ट कर TSH बनवाता है। जो TSH बनने से, TSH जो है इसका मतलब वो स्टिमुलेट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे अमल करता है। ओके, तो ये TSH अगर उससे हमारा क्या निकलता है फिर? थायराइड से? थायराइड से थायरॉक्सिन निकलती है। अगर आपका थायरॉक्सिन कम बन रही है तो आपका TSH ज्यादा बनना शुरू, जोर लगाना शुरू वो ज्यादा बना, ताकि उसको वो कोई फीडबैक जाती है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। यानी आपका जो ही ड्रॉप हुआ तो आपका बॉडी उसको स्टिमुलेट किया कि ज्यादा बनाओ, तो नेगेटिव फीडबैक इसको कहते हैं। तो ये नेगेटिव फीडबैक उसको पॉजिटिव करने के लिए होता है कि ताकि, इसका मतलब जिनका हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, कम थायरॉक्सिन बन रही होती है, तो उनका TSH रेज्ड होता है। अगर ज्यादा थायराइड ग्लैंड कम है, उनका TSH कम होगा, ठीक है, ताकि वो कम बने। कॉम्प्लिकेटेड सी वो है? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल नहीं है। देखें, आपके ब्रेन से बना जो हार्मोन निकला, पिट्यूटरी से TSH बना, TSH का काम है थायरॉक्सिन बनाना। अगर थायरॉक्सिन आगे नहीं बन रही, यहाँ पे एक्ट करता है एकदम, यहाँ अगर थायरॉक्सिन नहीं बन रही तो अपना वो ग्लैंड और ऊपर और TSH बढ़ाओ, ताकि शायद इसको कोई TSH की कमी है, इस वजह से ही नहीं बन, तो TSH बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आगे से उसको रिस्पॉन्स ही मिल रहा। नॉर्मली ये बड़े क्लोज बैलेंस के अंदर होते हैं, यानी आप जो ही TSH खास, आपका थायरॉक्सिन एक खास लेवल है तो TSH की सिक्रीशन ब्लॉक हो जाती है, बंद। जैसे आपका AC एयर कंडीशनर चल रहा है तो ये खास अगर थर्मोस्टेट पे अगर पहुंच जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो इसी तरह वो भी फीडबैक से चल रहा है। तो जब हमारे खास लेवल थायरॉक्सिन का आ जाएगा, TSH बनना बंद हो जाएगा, लेकिन वो बंद नहीं जाएगा। अगर हम दरवाजे खोल दें, खिड़कियाँ खोल दें, चलता रहेगा, तो ये उसी तरह TSH बनता जाएगा। तो जब आपका थायरॉक्सिन कम बन रहा हो तो TSH ज़्यादा बन रहा होता है, थायरॉक्सिन कम बन रही होती है। तो जब आपका ये ज़्यादा बन रहा हो तो TSH का लेवल कम हो जाएगा। और ये देख के भी पता चल जाता है। वो सुन रही थी आप जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि और इसमें ना बड़ा एक और बड़ी होती है, डिप्रेसिव लुक होती है पेशेंट। इस बात यू हैव टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द डिप्रेशन, एक बड़ी एक कॉमन कॉज होती है ये भी आपके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लोग जो है स्लो हो जाते हैं, स्लो उनका चलना फिरना स्लो हो जाता है, और बड़े आवाज़ उनकी हस्की सी वॉइस होती है, क्रोकी वॉइस होती है, बड़ी भारी सी आवाज़ ख़वातीन की हो जाती है, और ऐसे खुरदरी सी जैसे लगता है कि जिल्द बड़ी खुश्क सी होती है। तो ये बड़ा इसको डायग्नोज करना आसान होता है कि आप TSH लेवल का, जैसे इनके केस के अंदर 32 है। अच्छा, खुशकिस्मती की बात ये है कि ये काबिले इलाज है। अच्छा, यानी इसको, लेकिन हम ये काबिले इलाज उसी तरह ही जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में आप मैनेज करते हैं, इसको भी मैनेज करते हैं। यानी अगर आप, तो इसको हम रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। यानी थायराइड हमारा गदूद क्या बना रहा था, थायरॉक्सिन बना रहा था, तो हमने थायरॉक्सिन बाहर से देनी शुरू कर दी, जो गोलियों की शक्ल में मौजूद है, लिवोथायरॉक्सिन।
तो हमें वो थायरॉक्सिन की टैबलेट्स शुरू कर देते हैं। हम वो आमतौर पे ये गोलियां नाश्ते से आधा घंटा पहले ली जाती हैं ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो। तो थायरॉक्सिन हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन इसकी थायरॉक्सिन को लो डोज से शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाते जाते हैं। फिर हम हर 1-2 महीने बाद इसका TSH लेवल चेक करते हैं कि क्या अब नॉर्मल आ गया कि नहीं आया। जहाँ पे नॉर्मल होता है उतनी डोज को हम मेनटेन करते हैं। तो ये एक बड़े स्कोर, और इसी तरह ये सारी सिम्टम रिवर्स हो जाती हैं। यानी जब भी हम इसको रिप्लेस करते हैं थायरॉक्सिन के साथ तो आपकी जो अलामात हैं ये रिवर्स हो जाती हैं, सब मामले ठीक हो जाते हैं, मामला ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब अगर ज़रा थायरॉक्सिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो क्या है? उसके हम कहते हैं हाइपर थायराइड, यानी आपका गदूद बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और उसमें एक बहुत कॉमन डिजीज़ उसको ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। यानी गदूद अपने तौर पर ऑटोनोमसली बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन बनाना शुरू कर देता है बिला ज़रूरत। तो उसको वो TSH को दबा लेता है, तो इसमें TSH लेवल लो आएगा, थायरॉक्सिन का FT4 का लेवल ज़्यादा आएगा, तो उसकी वजह से दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी, वो सब कुछ उलट हो जाएगा। एंग्जाइटी हो जाएगी, घबराहट होगी, पैल्पिटेशन होगी, और वाइड पल्स प्रेशर लगेगी, यानी ब्लड प्रेशर ऊपर वाला बहुत ज़्यादा होगा, नीचे वाला बहुत कम होगा, इसमें पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद आंखें उभरी सी होती हैं जिसको, अच्छा ठीक है। तो ये इसके साथ ग्रेव्स जिसको हम कहते हैं ऑक्लोपैथी जो साइंस होते हैं, तो पसीने छूट रहे होंगे, सर्दियों में भी पसीने, हीट इंटॉलरेंट हो जाते हैं, किसी गर्म जगह पे बैठ भी नहीं सकते, तो इसका भी इलाज मुमकिन। दूसरी वाली में सर्दी के इंटॉलरेंस है, इसमें हीट के इंटॉलरेंस, इसमें हीट की इंटॉलरेंस है। तो ये इसको बड़ा देखें, अल्लाह ताला ने हमें जो सिस्टम दिया बड़ा क्लोजली बैलेंस्ड होता है, इतना नाइसली बैलेंस्ड होता है कि बिल्कुल जैसे यू आर जस्ट वॉकिंग ऑन द टाइट रोप, कि इतना इधर से बैलेंस किया, ज़रा से इधर हुआ तो तराजू में ज़रा से इधर हुआ तो कुछ और है, इधर से हुआ तो कुछ और है। तो अगर इनको ऐसे हाथों का कहें तो हाथ भी हाथ इनके कांप रहे होते हैं, हाथ मिलाएं तो हाथों में पसीना होता है, उनके स्वेटिंग होती है, गर्म होते हैं हाथ, तो यानी वो हर वो चीज़ उलट कर लें जो हाइपोथायराइड का था। तो डॉक्टर साहब इससे ये ठीक करने से इनकी डायबिटीज़ वाले मामला भी ठीक हो जाएगा? काफ़ी हद तक देखें, उसमें आमतौर पे ना एसोसिएशन इसमें है डायबिटीज़, लेकिन ये मैं एसोसिएशन टाइप 1 के अंदर ज़्यादा एसोसिएशन। क्यों टाइप 1 में क्यों? टाइप 1 बिकॉज ये भी कुछ लोगों के अंदर, क्योंकि ये जेनेटिकली वो थायराइड प्रॉब्लम होता है, और टाइप 1 के अंदर हम थायराइड टेस्ट ज़रूर करवाते हैं। जब भी पेशेंट टाइप 1 का हमारे पास आए तो हम 2 या 3 टेस्ट ज़रूर लाजमी तौर पर करवाते हैं। एक तो शुगर का टेस्ट होता है, और एक थायराइड टेस्ट करवाते हैं, और एक एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज, ये सीलिएक डिजीज़ का टेस्ट होता है, जो पेट की एक बीमारी होती है जिसमें डायरिया होता है, बिकॉज ये तीनों एक डिजीज़ कॉम्प्लेक्स के तौर पे ये। क्यों डॉक्टर साहब, इसका कोई इम्यून सिस्टम के साथ ताल्लुक है? ज़ाहिर हम, क्योंकि टाइप 1 हमें पता है ये इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है, तो इसके साथ हम ये स्क्रीनिंग ज़रूर करवानी चाहिए। ये मेरे उन फिजिशियंस के लिए जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं, तो जब भी वो टाइप 1 के साथ उनका वास्ता पड़े तो डायबिटीज़ के टेस्ट के साथ ये 2 टेस्ट, सीलिएक डिजीज़ स्क्रीनिंग भी करवाएं और अपना थायराइड प्रोफाइल भी इनका करवाएं पेशेंट्स का। जबरदस्त। वन थिंग लीड्स टू अनदर, क्लोजली एसोसिएटेड। आफ्टर योर क्वेश्चन द सेकंड वाज माय क्वेश्चन, नाउ आफ्टर माय क्वेश्चन इट्स सपोज्ड टू बी योर क्वेश्चन। चलिए मैं पूछ लेती क्वेश्चन। सर ये एक हमें है, इन्होंने पूछा है कि मोहम्मद तारिक साहब, इन्होंने कहा कि yesterday I visited my doctor to start insulin, however doctor refused to put me on insulin. I want to be on insulin, my HbA1c is 7.1, kindly guide me. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और साथ में इन्होंने एक और बात भी पूछी, मैं ऐड करती चलूँ। इन्होंने कहा is there any impact of taking camel milk in diabetes control? वाह जी वाह, कैमल मिल्क। अच्छा, बट पहले हम पहले सवाल की तरफ आते हैं। एक अच्छी बात पता है हमें बड़ी मिल रही है कि अब लोगों के अंदर एक अवेयरनेस है इंसुलिन शुरू करने के बारे में। हम एट टाइम्स वी आर रियली पुश्ड फॉर इंसुलिन बाय द पेशेंट्स। पेशेंट कहते जी आप मैं इंसुलिन शुरू कराएं हमें। इससे बड़ी अच्छी बात है। अभी कुछ अर्सा पहले तक ये मामला ये था कि लोग इंसुलिन से भागते थे कि इंसुलिन हम नहीं शुरू करा सकते, कि हमें अब ये तो आखिरी इलाज है, फलां है, तो उसके साथ मिथ्स एसोसिएटेड थी कि नेगेटिविटी ज़्यादा एसोसिएटेड था। अब लोगों को पता चल गया कि हम अगर अच्छा कंट्रोल चाहते हैं तो हमें इंसुलिन की तरफ जाना पड़ेगा। प्रॉबेबली इनके डॉक्टर ने रिफ्यूज़ किया है इंसुलिन के लिए, शायद मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद ये ओवरवेट है और इनका A1C इतना बुरा नहीं है 7.1, और तो इसको मेरा ख्याल है कि उसको गोलियों की अच्छी अद्वियात की वजह से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से, डाइट की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से हम बहुत आसानी से इसको नीचे लेके आ सकते हैं।
तो शायद इनको इंसुलिन की तारिक साहब को डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अर्लियर इज़ बेटर। अगर आप इंसुलिन को बहुत जल्दी शुरू कर लें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। इसकी मिसाल मैंने कई दफ़ा अपने प्रोग्राम से हमने ये दी है कि असल प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे जो बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे जो दोस्त वो ये करते हैं कि अपनी डायबिटीज़ को अनकंट्रोल रखते हैं बहुत अरसे के लिए। मतलब आपको डायबिटीज़ हुई, आपके A1C 8 था, 9 था, कुछ ऐसे बात आएंगे फिर वो 8 है, डॉक्टर कहते हैं इंटेंसीफाई करें ट्रीटमेंट। नहीं डॉक्टर साहब इस दफ़ा मैं परहेज़ करके आऊँगा, इस दफ़ा मैंने वॉक ज़रूर करके आऊँगा, ये मैंने ना बड़ा मीठा खाया, ये मुझे रोज़े मिल गए थे रास्ते में, तो मैंने ये मेरे बड़ी मसाइल मेरे साथ आ गए। तो बेसिकली वो उसकी रीजनिंग दे रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं जी, ये इसकी शायद ये वजह है, इसकी शायद ये वजह है, लेकिन वो इस चीज़ की तरफ नहीं आता कि प्रॉब्लम मेरे में है कि जो मैं इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। तो अगर एक बंदे का डायबिटीज़ शुरू से अगर 3 महीने बाद उसका A1C हो रहा है चेक, अगर नहीं है तो फिजिशियन को भी चाहिए कि वो फौरी तौर पर इंटेंसीफाई करे और पेशेंट को कन्विंस करे कि आपको इंटेंसिफिकेशन की ज़रूरत है। क्यों कि आप डायबिटीज़ के आगाज़ से ही अगर उसको अच्छा कंट्रोल में ले आएँ, मिसाल के तौर पे आज डायबिटीज़ किसी को हुई है आज 2018 में, तो 2018 के 3-4 महीने के या 6 महीने के अंदर आप इसको कंट्रोल कर लें, अपना A1C डिज़ायर लेवल पे ले आएँ, 6.5 से नीचे रखें, उसको ले आएँ, जब आगे और उसको मेंटेन रखें तो आपका जो बॉडी वो मेटाबॉलिक मेमोरी में चला जाता है। मेटाबॉलिक मेमोरी हमने कई दफ़ा बात की, यानी आपका बॉडी याद रखता है कि ये अच्छा कंट्रोल हो गया है और इसने एफर्ट किया है। इवन अगर ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन अगर कभी कंट्रोल ऊपर नीचे भी होगा तो आपको बेनिफिट्स तो मिलते जाएंगे जो अच्छे कंट्रोल के। तो हो ये रहा है कि हमारे मुल्क में 8 होता है, 9 होता है, 8-9 होता है, 4 साल गुजर जाते हैं, 8-9 A1C फिर रहा होता है, सत्यानाश। तो उतनी देर में कॉम्प्लिकेशन की बुनियादें रख दी जाती। कॉम्प्लिकेशन तो सुनते शुरू हो जाती, कभी डायबिटीज़ भी नहीं हुई थी, प्री डायबिटिक स्टेज पे भी रखी जाती है उसकी बुनियाद। तो जब डायबिटीज़ हो गई है तो 50% को वैसे ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन को हम होने ग्रो करने का मौका देते हैं, हम उनको हवा देते हैं, उनको पानी देते हैं, उनको ग्रो करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन हो जाए फिर हम इसका इलाज करेंगे। तो दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर हैविंग मोर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ कंपेयर टू द अदर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हादसा एकदम नहीं होता, उसके पीछे कई जो है। हाँ, तो इसके लिए इनका है कि 7.1 है, अगर ये चाहते हैं तो इनका डॉक्टर को चाहिए कि इंसुलिन पे डाल दें, और लेकिन ये है कि अपनी जो है कि लाइफस्टाइल को ना भूलें, अपनी डाइट और एक्सरसाइज को करें। इंसुलिन पे जाना था क्योंकि इंसुलिन दुनिया की वाहिद दवाई है जो आपकी कितनी भी A1C हो उसको नीचे लेके आ सकती है। बिल्कुल सही है सर। इन्होंने ये जो कैमल मिल्क की बात पूछी, हाँ, कैमल मिल्क वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आजकल एक सोशल मीडिया पे एक कंपेन चलती है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की कंपेन चल रही होती हैं। इसमें कई दफ़ा मुझे हंसी भी आती है और कई दफ़ा दुख भी होता है, रोना भी आता है कि एक तो पॉलिटिकल कंपेन चल रही होती हैं लोगों की अपने आजकल जैसे फुल स्विंग पे है, और दूसरी कंपेन चल रही होती है डाइट के हवाले से, और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग फार्मूले होते हैं कि ये फार्मूला मैंने यूज़ किया था तो ये बड़ा इतने लोगों की वो जानें बच गई और फलां हो गया, ये हो गया। और इस तरह जो कैमल मिल्क के बेशुमार फ़वाइद बताए जाते हैं, ठीक है, उसमें बेहतर होगा। देखें, हम जो बात करते हैं ना, ये साइंसी असूलों के तहत बात करते हैं। ये साइंस है ना, ये बड़ी ज़ालम साइंस है, ये ज़ालम इल्म है, यानी ये मैथमेटिक्स है, फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप मैथमेटिक्स सबसे दुनिया की स्ट्रॉन्ग साइंस है। आप दुनिया में के किसी भी चीज़ में चले जाएं, आपको जब मैथमेटिक्स का बीच में अगर आ जाएगा ना, तो आपको साबित करना पड़ेगा ये चीज़ क्या है। तो जब तक हम अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में, मतलब आपने बहुत सारे बंदे, 1-2-3 हज़ार बंदे की पॉपुलेशन है मुख्तलिफ़ जगह पे, उनको ये ट्राई किया, उनके मुख्तलिफ़ पैरामीटर सेट किए, उनको आपने हिंसों से साबित किया कि ये पहले ये था, उनके ये कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट हुई, तो फिर आप एक बात अथेंटिसिटी के साथ कर सकते हैं। अगर मैं उठ के कह दूँ ये जी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि मैंने सुना है किसी से, तो ये सुनी सुनाई बातों पे हम तो यकीन नहीं करते। हाँ, अगर हमें साइंटिफिक फैक्ट्स दे दिए जाएँ, कुछ पेपर्स हैं, कुछ किसी साइंटिफिक जर्नल में रिसर्च आई है, तो फिर हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर नहीं है तो फिर बट सो फार नहीं है, सो फार नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मेरा ख्याल है कि कैमल मिल्क बड़ा इस्तेमाल होता है अरेबियन कंट्रीज़ के अंदर, और वहाँ पे हाई प्रेवलेंस है डायबिटीज़ का, बहुत हाई। सऊदी अरेबिया के अंदर, कुवैत के अंदर, यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रेवलेंट है डायबिटीज़।
इस कैमल मिल्क जो स्किन के लिए बड़ा अच्छा, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे वो बात ये देखा, अब ये है, ये उनको इनसाइट आ गई। वो आपसे ये क्वेश्चन की क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जैसे तो अब आप सोशल मीडिया पे ये नहीं डाल सकते। जैसे वो बताया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह ये भी बताया जा रहा है। वक्त बरसों करता है परवरिश, हादसा एकदम नहीं होता। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हैं, ये डायबिटीज़ में बड़ा फिट बैठता है कि एकदम आपको नहीं होती। और यही एक वजह पता है क्या होती है, मैं इसको जो हम अपने पेशेंट से बात करते हैं कि डायबिटीज़ को मैं कहता हूँ ये बड़ी ठंडी बीमारी है। कहते हैं वो कैसे, ठंडी बीमारी कैसे है? मैंने कहा कहती कुछ नहीं है, आपकी 400 शुगर आपको आराम से बैठे हुए हैं, आपके अंदर आपका कंट्रोल A1C 12 है, 14 है, 12 है, 13 है, आपको कुछ नहीं, इमीडिएटली कुछ नहीं कहेगा। तो इसकी लेकिन वो परवरिश जो कर रहे होते हैं हादसे की, तो फिर खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे जो हादसा होता है वो फिर आपको एकदम ग्रिप में ले लेता है, जिसमें फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लोग साइकोलॉजिकली जो है ना लापरवाह हो जाते हैं। क्योंकि आप देखो ना, आपके किसी बंदे को एक बुखार है जो इसके या ज़ख़म हो गया या फोड़ा निकला है, फिंसी निकल आई और बहुत प्रॉब्लम आ गया, तो फ़ौरन डॉक्टर की तरफ जाएगा। तो डायबिटीज़ के लिए नहीं जाता, बरसों नहीं जाते। मैं पेशेंट देखता हूँ कि मेरे पेशेंट 9 साल बाद आ रहा है, कोई 4 साल बाद आ रहा है, कोई 6 साल बाद आ रहा है, बिकॉज कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसलिए डॉक्टर के पास भागते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम आ गया। तो मैं एक बड़ी उनको बात कहता हूँ, मैं कि अच्छा पेशेंट वो है जिसको कुछ नहीं भी है, वो अपने फॉलोअप के लिए अपने डॉक्टर से जाके मिलता है। मैं कल देख रहा था डॉक्टर साहब, वही सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे कि ये लाहौर फोर्ट है ना, तो उसकी एक दीवार वो दिखा रहे थे कि इसमें गिर गई है, ये जो अभी बारिशें हुई हैं ना आज, तो वो कब की बनी हुई थी, उसकी अपकीप नहीं की, उसकी मेंटेनेंस नहीं की, तो आखिर वो मुंदहम हो गई, गिर गई। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम के अख्ताम पे हमने काफ़ी देर से दो पहलुओं पर, डायबिटीज़ से मुतल्लिका दो पहलुओं पर बात नहीं की। मैं समझता हूँ कि आप टच अपॉन कर दें, उनको ज़रा छू लें, हो सकता है उन पे डिटेल में बात बाद में करें। आपने अभी बात की थी कि वो बन जाते हैं कोई ना इस तरह से ज़ख़म बन जाते हैं, ये कुछ ऐसे हो जाते हैं। कुछ ज़ख़म ऐसे होते हैं जिनके बाहर की तरफ मुंह होते हैं, उनकी तरफ तो तवज्जो देनी पड़ती है। कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ऐसे होते हैं जिनमें दर्द उनको कमर पे फोड़ा सा बना होता है, मगर उसका कोई मुंह नहीं होता और दर्द उनको कर रहा होता है और सख्त सा हुआ होता है। एक मैं चाहता हूँ कि आप इस पे थोड़ी सी बात करें। जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, ख़ासतौर पे अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके अंदर स्किन और इससे जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। और उसमें मैं 2-3 कॉम्प्लिकेशंस का नाम लेता हूँ। एक तो है कि सेलुलाइटिस है कि जो आपकी स्किन की जो सॉफ्ट टिश्यू है उसकी इन्फेक्शन, वो एक शीट लाइक था, जैसे बहुत सारे लोगों में देखा होगा कि पूरी की पूरी टांग जो उनकी वैसे वो सुर्ख हो जाती है, उसकी जिल्द सख्त हो जाती है, सुर्ख हो जाती है और गर्म हो जाती है। तो इन्फेक्शन ये सेलुलाइटिस है, ये पूरी शीट की तरह कि कोई ऐसे तहों के अंदर फंसी होती है इन्फेक्शन। हाँ जी, उसी पूरी जो शीट है ना स्किन की ना, उसको वो लपेट में ले लिया होता है। तो ये बड़ा कॉमन से इन्फेक्शन, बहुत कॉमन। क्या करेंगे? तो इसमें सेलुलाइटिस हम कहते हैं, उसी तरफ आ रहा हूँ। और एक जो स्किन की इन्फेक्शन होती है कि जो एक फोड़ा बना, बैक पे बन गया, गढ़ भी कहते हैं, गढ़ जिसको कहते हैं। तो ये 2 किस्म का फोड़ा, जिसको कार्बंकल हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, कार्बंकल कहते हैं, या फोड़ा जिसको कहते हैं। तो उसकी इनिशियल स्टेज होती है कि जब उसका मुंह नहीं बना होता, लेकिन वो सुर्ख होता है, गर्म होता है, वेरी पेनफुल, बहुत दर्द होती है। लेकिन उसमें एक बड़ा कि वो सख्त होता है। तो अच्छा, उसमें सख्त होने का मतलब है कि अभी उसके अंदर पस बनी है, लेकिन पस का वो लेवल नहीं है कि जो जिस पे उसको ड्रेन किया जाए। तो जब उसके अंदर थोड़ी सी नरम हो जाए, जिसको हम फ्लक्चुएशन कहते हैं, थोड़ा सा वो ढीला हो जाए, उसके अंदर आपको लगे कि उसके अंदर कुछ चीज़ फ्लूइड सा भर गया है, तो वो जो स्टेज है जिस पे आप उसको ड्रेन आउट कर सकते हैं। इंसाइज करते हैं, हाँ, सर्जिकली इंसिजन दे सकते हैं। अपने तौर पे कोई अपने घर पे ये प्रैक्टिस ना करें, तो सर्जन को स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको पूरा ड्रेन आउट करेगा, और उसकी जो टिश्यू जो उसके अंदर वो बनी होगी, उसकी वॉल्स बनी होगी, उसको रिमूव करेगा। क्योंकि बाज़ औक़ात आप इम्प्रॉपर ड्रेनेज की वजह से वो दोबारा हो जाता है। अच्छा, तो अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फोड़े को आप बहुत सारे लोग जब उसके अंदर पस बन गई है, जिसके अंदर फ्लक्चुएशन आ गई है, तो लोग एंटीबायोटिक दे रहे हैं धड़ाधड़, वो पस वहीं की वहीं रहती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है।
इसलिए कि जो पस है उसने अपने आप को वॉल ऑफ कर लेती है, अपने आप को एक हिसार के अंदर ले लेती है, तो एंटीबायोटिक को एंटर ही नहीं होने देती अंदर, वहाँ तक नहीं रसायन नहीं। तो एंटीबायोटिक तब एंटर होगी जब आप उसको ड्रेन करोगे, जब आप उसको पस को निकाल देंगे तब उसके अंदर एंटीबायोटिक दाखिल हो सकेगी जिससे वो क्योर हो सके। लेकिन वो स्टेज जिस पे वो गढ़ है बना है लेकिन फ्लक्चुएशन नहीं है, सख्त नहीं हुआ, उसमें आप बड़ा अच्छा एंटीबायोटिक का रोल भी है क्योंकि अभी उसको वॉल ऑफ नहीं हुआ, और उसके साथ आप पेन किलर, अच्छे पेन किलर दे सकते हैं, और दूसरी उसके अंदर एंटीबायोटिक देने से, सिंपल एंटीबायोटिक देने से उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट आपका शुगर लेवल बड़ा अच्छा कंट्रोल में होना चाहिए। लोग शुगर पे, और बाज़ औक़ात ये शुगर की प्रेजेंटेशन इसी तरह होती है, यानी कि एक बंदे को शुगर नहीं पता थी, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे गढ़ निकला, तो मैंने जब चेक करा तो मेरी शुगर निकला है। तो ये एक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट भी होती है कई दफ़ा लोगों के अंदर। तो ये गढ़ को जो है बड़ी अच्छी तरह लुक आफ्टर किया जाता है। जैसे आपने सेलाइटिस की हम पूछा क्वेश्चन कि सेलाइटिस, इसी के अंदर भी फ्लक्चुएशन नहीं होती, ये एक शीट होती है, गर्म होती है, इतना ज़्यादा पेनफुल होती है कि पेशेंट तड़पता है वो उसमें, उसकी सख्ती की वजह से। तो इसमें भी डेफिनेटली आपको एक तो कंप्लीट रेस्ट करें, और दूसरा पेन किलर अच्छे वो लें, तीसरी की अच्छी एंटीबायोटिक शुरू करें, और चौथी चीज़ है कि अपनी शुगर को अच्छा कंट्रोल करें। अगर उस वक्त आपको हो सकता है कि आपका डॉक्टर वक्ती तौर पे जस्ट इन्फेक्शन के पीरियड के लिए आपको इंसुलिन सजेस्ट करे, तो आप इंसुलिन पे स्विच हो जाएं। उससे इंसुलिन एक हार्मोन ऐसा भी है जो शुगर को भी कंट्रोल करता है, ज़ख़म को भी बेहतर अच्छा कंट्रोल देता है, इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, तो आप उस पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसका इलाज लाजमी कराना ज़रूरी होता है। मैं इसको कहता हूँ ये जंगल की आग होता है, अगर आप इसको नहीं अनअटेंडेड छोड़ते हैं, इसको कंट्रोल नहीं करते, तो ये डीपर टिश्यूज़ के अंदर चला जाता है, जो प्रॉब्लम कर सकता है, ज़्यादा ग्रेव प्रॉब्लम हो जाता है, और शायद वो बड़ी सर्जरी के साथ उसको फिर ठीक करना पड़े। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, वो ये कि आपने बीच में एक टर्म यूज़ की थी जिल्द के मुताबिक, एकैंथोसिस नाइग्रिकांस। ये कई लोग जो हैं उनकी जब डायबिटीज़ काफ़ी देर रहती है, ख़वातीन की भी मर्दों की भी, तो यहाँ पे काले काले निशान पड़ जाते हैं, पाँव पे काले निशान पड़ जाते हैं जो जाते ही नहीं हैं, इसका क्या करें? ये इसको ना हम कहते हैं डायबिटिक डर्मोपैथी। ये मुख्तलिफ जान कंट्रोल डायबिटीज़ काफ़ी अरसा है, तो स्किन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल, एक तो वो हो गया ना जो आपने फोल्ड्स में बताया, फोल्ड्स में होती हैं, ये तो आपको ये शो करती हैं कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। वेलवेटी फोल्ड्स बने होते हैं जिस पे आपको पता चल जाता है कि ये बंदे को, तो ये वाली जो है ये जिसको वो तो हो सकता है उस बंदे को भी डायबिटीज़ नहीं हुई, अच्छा, जो एकैंथोसिस नाइग्रिकांस है, कि उसको डायबिटीज़ नहीं हुई लेकिन उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हो सकता है उसको डायबिटीज़ हो जाए, ठीक है। लेकिन ये उन लोगों के जो टांगों के निशानात की बात कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर हैं जिनकी डायबिटीज़ काफ़ी पुरानी है और काफ़ी अरसे से चल रही है और काफ़ी अरसे से अनकंट्रोल चल रही है। तो उनके अंदर छोटे छोटे पहले एक सुर्ख से निशान बनते हैं, फिर वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, फिर वो काफ़ी सारे मिल जाते हैं, और कईयों के बहुत बड़े बड़े निशान में कन्वर्ट हो जाते हैं, कई के पाँव बिल्कुल ब्राउन से कलर के हो जाते हैं। तो ये उसके साथ एसोसिएटेड है। बेसिकली आप इवन अगर आपको पेशेंट ना भी बताए तो आप उसकी टांगों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी शुगर अनकंट्रोल रही है। दूसरा, आप हाथ मिला के पेशेंट से आपको पता लग जाता है कि आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल रही है। रियली? जी। वो कैसे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मली हम इसको कहते हैं कि प्रेयर साइन। आप कहते हैं नॉर्मली, आप देखें मैं हाथ अपनी ऐसे कर रहा हूँ ना, ये प्रेयर्स का है, तो मेरे हाथों के दरमियान कोई गैप नहीं है। तो जो डायबिटिक जिसकी पुरानी होगी ना, उसके हाथ ऐसे हुए होंगे, थोड़ी सी कर्व में आ जाते हैं, हल्के से कर्व में। अच्छा। तो उसके अंदर एक जो उसको कहेंगे प्रेयर करें, साइन बनाएं, तो उसके अंदर गैप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं। यहाँ पे एक पामर एपिनोसिस एक होती है, झिल्ली होती है जो उंगलियों को सीधा रखती है, रखने में हेल्प करती है, वो सख्त हो जाती है। अगर आप उसको ज़रा दबा दें, आपको कुछ दाने दाने से भी महसूस होंगे, नोट से महसूस होंगे, तो उनकी जो सख्ती वजह से उनके हाथ ऐसे हो जाते हैं। तो आप सिर्फ हाथ को पकड़ के बता सकते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। तो ये फिर once it happens it is not reversible? नहीं होते। अगर खुदा ना खासा बहुत ज़्यादा अगर ऐसे हो जाएं और काम करना मुश्किल, फिर उसको सर्जिकली उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, जिसको खुला कर दिया जाता है। लेकिन आप सिंपल पेशेंट को देखने से उसके जो है आपको हाथ से पता चल जाता है कि आपका कंट्रोल कितना बुरा है। मिस दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो मेरे जुड़ते हैं।
हाँ, आपके तो अल्हम्दुलिल्लाह बचते हैं। एक और क्वेश्चन था शायद आपके इनबॉक्स में, हाँ जी। आप वो ज़रा तलाश करें, मैं एक और बात पूछूं। डॉक्टर साहब, कई लोगों के ना डायबिटिक्स की जो अंगूठा होता है ना, मेन बिग टो, वो ऐसे टेढ़ी सी हो जाती है। हाँ, उसमें ये बेसिकली ना एक आर्थराइटिस की किस्म होती है जिसको आपका अंगूठे जो पैरों की उंगलियां वो बजाय स्ट्रेट होने के ऐसे बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है उसमें, क्योंकि जब आपकी पाँव की शेप ख़राब होती है ना, तो आपके पाँव जो ख़राब होते तो आप देखो कि आप जब जूता पहनोगे तो उस हिस्से पर रगड़ लगेगी, तो उसकी वजह से वो हाई प्रेशर एरियाज़ बन जाते हैं जिस पे बार बार रगड़ लगने से वहाँ ज़ख़म हो सकता है, और ज़ख़म हो गया डायबिटिक का तो डायबिटिक फुट बन सकता है। तो ऐसे लोगों को बड़ा पाँव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। सर ये क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं सर माई शुगर इज़ 280 टाइप 2 एंड आई एम टेकिंग ग्लूकोफेग 500, आर दीज कैप्सूल्स गुड फॉर मी? देखिए, ग्लूकोफेज कैप्सूल में तो नहीं होती, ठीक है, टैबलेट्स में होती है। 500 मिलीग्राम ले रहे हैं, 280 शुगर है, मेरा ख्याल है काफ़ी हाई है। अच्छी बात यह है कि किसी अच्छे डॉक्टर ने इनको मेटफॉर्मिन से शुरू किया, ग्लूकोफेज से शुरू किया, जो ड्रग ऑफ चॉइस। हमने ग्लूकोफेज के बहुत सारे महासन पे बात की अभी शुरू वाले केस के अंदर, तो डायबिटीज़ के कंट्रोल की उन्होंने कोशिश की। लेकिन ये देखें, यही उस हमने जो भी बात की कि इनका 280 शुगर जा रहा है, वो ग्लूकोफेज की गोली खाते जा रहे हैं, और यही होता है कि वो एक ट्रीटमेंट के साथ स्टिक कर जाते हैं, इंटेंसिफाई नहीं कर रहे ट्रीटमेंट को। तो इनको चाहिए अपने डॉक्टर के पास जाएँ और इस ट्रीटमेंट को इंटेंसिफाई कराएं, इसके साथ कोई दूसरी दवाई भी लगाएं साथ, ताकि इनका शुगर लेवल वो नीचे की तरफ आए। और इनको चाहिए कि अपने A1C बेसलाइन करवाएं, और हर 3 माह बाद अपने A1C टेस्ट करवाते जाएं, और इसको ट्रीटमेंट को इंटेंसिफाई करें। लेकिन फिर भी बात वहीं ख़त्म होती है कि आप अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया हुआ है कि नहीं हुआ, क्या डाइट भी प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, क्या एक्सरसाइज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो नहीं कर रहे तो खाली दवाई पे निसार, तो हम ये कहते हैं आप 30% इलाज कर रहे हैं, 70% इलाज नहीं हो रहा। मिस, आज के प्रोग्राम के लिए इतनी काफ़ी जी सर, कि और थोड़ी बात सर आज के लिए काफ़ी, आज के लिए आज काफ़ी हैवी डोज थी। डॉक्टर इम्तियाज़, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, अगली दफ़ा ना हम थोड़ी सी ह्यूमिडिटी पे बात करेंगे, ठीक, क्योंकि मौसम ऐसा बदल गया है ना बारिश के बाद, तो उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी तो एक नेगेटिव बात हो जाएगी ना जी। तो आप पॉजिटिव बात भी करेंगे, हम पूछेंगे, जो बारिश के भी अच्छे फैक्टर हम आपसे पूछेंगे इस मौसम में जो अच्छे पहलू हैं, जैसे आम है, आलू बुखारा है, और ऐसे बहुत से फ्रूट्स। बारिश का सीज़न है, बारिश का सीज़न है, डेंगी है। लेकिन आप ये देखें कि गर्मी के बाद जब बारिश हुई तो लोगों के मूड पे कितने अच्छे इफेक्ट हो। डेफिनेटली बहुत अच्छा इफेक्ट होता है इसका बारिश का। मगर फिर डॉक्टर साहब, जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो फिर लोग वॉक नहीं कर सकते। वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स। आज के प्रोग्राम के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत काम की बातें आपने बताई। मिस, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाजरीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।